प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोविड-19 प्रभावितों की तीमारदारी में डॉक्टरों की भूमिका बताने की जरूरत नहीं है। इस बीच परिजनों का पैनिक होना लाजमी है। कुछ और भी काम की बातें जानते हैं सीनियर डॉक्टर अविजित रायजादा से। कार्यक्रम है एक्सपर्ट व्यू। दर्शकों, आप मेरे साथ देख रहे हैं एक्सपर्ट व्यू लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। हमारी कोशिश कि चिकित्सा विशेषज्ञ क्या कुछ कर रहे हैं, उनके पास जो नॉलेज है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करें ताकि आप हेल्दी रहें और आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो खासकर अभी कोरोना पीरियड में, उससे आप कैसे बचे रहें। तो इसी सिलसिले में आईएमए के चेयरमैन और शहर के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अविजित रायजादा। नमस्कार सर, मैं लोकस्वर टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और कोविड में जो आप लोगों ने हम पे भरोसा जताया, पूरे बिलासपुर के डॉक्टरों पे, चिकित्सा संस्थाओं पे, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सीएमएचओ, सब के लिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूं। आप लोगों ने हमको पूरा धन्यवाद, बहुत ही सम्मान दिया, बहुत ही मौका दिया आपकी सेवा देने के। बल्कि मैं अपने को खुशकिस्मत पाता हूँ कि इस पेंडेमिक में हम लोगों की जान बचाने का मौका मिला। सर, ये एक बात अभी खास तौर पर देखने को आ रही है कि मरीज और डॉक्टर का रिश्ता तो बहुत पुराना है। इसमें बीच बीच में जब क्राइसिस का समय रहता है, रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये स्थिति आई बिलासपुर में भी। 4 अप्रैल से 24 अप्रैल तक महामारी अचानक आ गई और कोई भी चीज़ अकस्मात होती है, जैसे तूफान हो, दुर्घटना हो, बाढ़ हो, जिसके लिए मानसिक शारीरिक रूप से न मरीज तैयार थे, न हमारे सेटअप तैयार थे, न गवर्नमेंट के सेंटर्स तैयार थे, न प्राइवेट अस्पताल तैयार थे। ऑक्सीजन की ज़रूरत है 10,000 मरीजों को, तो मिल पा रहा है 5,000 को। बिस्तर की ज़रूरत थी 2,500 लोगों को, बिस्तर थे 1,000। तो ये जो डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस था और जो मृत्यु का भय था, क्योंकि मानसिक तौर पे हम तैयार नहीं थे, मरीज भी, डॉक्टर भी, मीडिया भी, नेता भी, पॉलिटिशियन भी और ब्यूरोक्रेट्स भी। तो जो प्रबंधन में जो बहुत ही 15 दिन का एक समय लगा, इसके बीच में बहुत ही धैर्य डॉक्टरों ने भी खोया। मैं हमेशा जनता को नहीं बोलूँगा, मरीज तो बेचारा तकलीफ में होता है तभी हमारे पास आता है, किंतु 20 बेड के सेंटर में प्रतिदिन 100 लोग को ना बोलना कि बिस्तर नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, ये तकलीफ देह था, बहुत ही तकलीफ देह था कि कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आ रहा है और हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। और आपकी जानकारी के लिए बिलासपुर 8 जिलों को और कवर्धा, मुंगेली, तखतपुर, आपके पेंड्रा, गोरेला, बलौदा बाजार, राजनांदगांव, ये हम पे डिपेंडेंट थे। 3-4 जिले मध्य प्रदेश के, डिंडोरी, अनूपपुर, यहीं आ रहे थे। तो जयतरी का पेशेंट अगर 300 किलोमीटर दूर से आ रहा है मेरे दरवाजे पे और मैं उसको ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा हूँ, तो यहाँ तो संबंध खराब होना ही है। और ये कॉरपोरेट के साथ भी हुआ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपोलो में 30 ही बिस्तर थे पहले 20 दिन तक, या 50 ही बिस्तर थे, डिमांड 250 की थी। तो पहला तो इसको मैं डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस बोलूँगा। दूसरी बात, वरिष्ठ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट, नर्सिंग होम, प्राइवेट डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, इनके कर्तव्य और कार्यविधि अलग अलग थे। बहुत सारे से मरीजों को बहुत उम्मीद थी, पर वो अति बुजुर्ग थे तो वो अपने घर में बैठ गए। कुछ लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, कुछ लोगों ने इमरजेंसी में सेवाएं नहीं दी। ये गलतियां दोनों तरफ से हुई। मरीजों ने होम क्वारंटाइन में बहुत ऑक्सीजन डाउन होते तक घर पे रहे और बहुत लेट स्टेज में अस्पताल में आए। ये अब जो हमारे शहर की स्थिति है, अब क्या लगता है कि हम सक्षम हुए हैं, हमने कोशिश कामयाब की है? सर, मैं डॉक्टरों के का तो नुमाइंदा हूँ ही, उनका चेयरमैन हूँ आईएमए का, तो उनका तो पक्ष मैं लूँगा ही। उन्होंने जी जान से काम किया। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज घर ही नहीं गए सर। एक थाली खाने में और एक कपड़े में उन्होंने 12-12 घंटे रहे। ऑक्सीजन वाले पूरी रात दिन ऑक्सीजन की सप्लाई दिए। बिजली का संकट नहीं आया, वो भी विभाग है। जिला प्रशासन ने अद्भुत सहयोग दिया। जितने नोडल अधिकारी थे, खाली बेड को भरने में, ऑक्सीजन को रखने में, वेंटिलेटर की उपलब्धता के लिए, मास्क की कमी हुई, पल्स ऑक्सीमीटर की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, बहुत सारी लाइफ सेविंग दवाई जैसे रेमडेसिविर की कमी हुई। उसमें जो संचालन सुप्रबंधन कलेक्टर साहब ने, उनकी टीम ने किया, मतलब उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। ये 100 साल की एक आपदा थी जिसका जो प्रबंधन हुआ है, यानी 5 अप्रैल को जो स्थिति थी वो 5 मई को बिल्कुल नहीं रही। 30 दिन में पूरा यू टर्न हुआ। नए बेड बनाना हो, आइसोलेशन सेंटर बनाना हो, गवर्नमेंट की मशीनरी को एक्टिवेट करना हो, सीएमएचओ ऑफिस का सहयोग अद्भुत रहा। जहाँ भी हमें कॉल आया, हम लोगों ने भी तुरंत वेंटिलेटर, ऑक्सीजन देने की कोशिश की।
पर क्योंकि बिलासपुर पे पास के ज़िलों का भी बोझ था, इसके लिए भी कुछ कड़वाहट आई। लेकिन ये तो होगा ही सर, जब आपदा होगी तो प्रबंधन होगा। बावजूद इसके जो शासकीय स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल कॉलेज जैसे डॉक्टर आरती पांडे जी हैं, प्रमोद महाजन जी हैं, जितने मेडिकल कॉलेज के डीन नागरिया मैडम हैं, इन्होंने 24 घंटे में 150% काम किया। प्राइवेट के कुछ डॉक्टर हैं जो 14-14 दिन घर ही नहीं गए। किंतु एक बात और है कि मेडिकल साइंस में भी 10% या 5% या 2% मृत्यु को लोग याद रखते हैं। 98% जो बच गए वो सिर्फ अपने बिल का हिसाब किताब लेते हैं। तो इसकी थोड़ी हमको दुख भी रहेगा, क्योंकि जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे उसके लिए हमको और करना चाहिए था। कहीं हमारे मन में है कसमसाहट कि हमको और करना चाहिए था, और मौका मिलेगा तो हम और भी करेंगे। एक बात को थोड़ा सा हम तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं। आप चूंकि मेडिसिन के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, अभी जो भी कोरोना को लेकर के ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है कि इलाज नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन अवेलेबल हैं और जो देना मेडिकल साइंस ने तय किया है, कितनी कारगर है ये दवाइयाँ? बराबर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। दवाइयाँ दो तरह से दी जाती हैं। एक तो ये है जिनका कि पूरा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है, माने वर्ल्ड में वो दवा दी गई और 100 लोगों को दी गई तो उनमें से 90-80 लोगों की जान बची या 10 जाने एक्स्ट्रा बची, उनको हम लोग बोलते हैं कारगर दवा। ये ट्रायल एंड टेस्टेड दवाइयाँ रहती हैं। दूसरी तरह की दवाइयाँ हैं जैसे स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड पे बहुत सारी बातें आ रही हैं, पर पूरा गेम चेंजर है। जो मृत्यु दर अप्रैल 2020 में था उससे बहुत बेहतर 2021 में पूरी दुनिया में हुआ। खून पतला करने की दवाइयाँ बहुत सोच के डर के देते हैं, शराब पीने वाले को नहीं देते, लीवर खराब वाले को नहीं देते, ब्लड डायथिसिस जिनको रहता है नहीं देते। लेकिन कोरोना में यही दो दवाइयों के सहारे 98% लोगों की जान बची है, तो इनका उपयोग तो होगा। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, इन्फेक्शन की दवाइयाँ हैं, रेमडेसिविर है। जैसे रेमडेसिविर बहुत अच्छी दवाई है। कल देखा हमने कि प्लाज्मा, जिसका बड़ा नाम था कि प्लाज्मा थेरेपी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च कर रहे हैं, अब उसको ICMR गाइडलाइन से हटा रहा है। माने प्लाज्मा थेरेपी जो भी कर रहा है वो आपकी कोई खास मदद नहीं कर रहा, इससे किसी की जान नहीं बच रही है। स्टेरॉयड से जान बच रही है। ऑक्सीजन का पूरे देश का एक्सरसाइज हो गया, ऑक्सीजन से जान बच रही है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, कोविड टेस्ट पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, अगर आपका सांस फूल रहा है और आपकी ऑक्सीजन 93% से नीचे आ रही है, तो सबसे पहले जहाँ नियरेस्ट फ्री की भी ऑक्सीजन मिल जाए, चाहे वो PHC हो, CHC हो, जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट नर्सिंग होम हो, चाहे पोलो, वहाँ आपको जाना चाहिए। बाकी का काम CT स्कैन करना, ब्लड टेस्ट करना ऑक्सीजन लेने के बाद। नेशनल गाइडलाइन भी चेंज हो गई कि कोविड की लाइन में लगा लगा आदमी गिर के मर जाए, वो बिल्कुल जायज़ नहीं। तो IMA का मैं मैसेज क्लियर कर रहा हूँ, आपको कोई भी और रोग है, अगर आपकी ऑक्सीजन 92-93% से नीचे है, यू नीड ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो यही 3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल कारगर हैं। पहला ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, स्टेरॉयड और खून पतला करने की। इसके अलावा खांसी की दवाई, सांस फूलने की दवाई, या शुगर, BP या हार्ट की बीमारी पेशेंट को है, आप जानते हैं 40% लोग को शुगर है, 20% लोग को शुगर है, 40% लोगों को कम से कम 70 के बाद हार्ट या ब्लड प्रेशर लगवा है, उसकी दवाइयाँ चलेंगी, उसका कॉस्ट भी आएगा, उसके रिस्क भी बढ़ेंगे। ये तो समझना। एक बात हम दर्शकों को आपके जरिए से और पहुंचाना चाहेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर अभी बड़ा भय है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, ऊपर से एक नई चीज़ आ गई। क्या बला है ये? दिलीप भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में अभी 3,26,000 केस आ जाए हैं, उसमें से 98% या 97% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो जाएंगे, जिनमें से 5 या 7% का ऑक्सीजन गिरेगा। जिनका ऑक्सीजन गिरेगा उन्हीं को स्टेरॉयड दिया जाएगा। तो जो गांव-गांव में या कम पढ़े लिखे लोगों द्वारा या प्रशिक्षित चिकित्सकों में भी पहला ब्लैक फंगस से बचाव ये कि अगर आपका ऑक्सीजन फॉल नहीं हो रहा है तो आपको स्टेरॉयड नहीं देना है। स्टेरॉयड जीवन रक्षक दवाई है, ये लाखों जान बचाने में काम आएगी, पर जब आपका ऑक्सीजन फॉल होगा तभी आपको देना है। आपके पास पेशेंट आया, आपने जो 2-3 दवाइयाँ जिंक और विटामिन C लिखी, उसके साथ स्टेरॉयड नहीं लिखना है। पेशेंट को ऑक्सीजन मॉनिटर कर रहा है, आपके कई प्रदेशों में फ्री के मॉनिटर दिए जा रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन 93 से नीचे आएगा, तभी उचित पढ़े लिखे डॉक्टर के परामर्श से स्टेरॉयड देना है। क्योंकि ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जो है, ये वातावरण में मौजूद है, कोई कोरोना के साथ नहीं आया है। ये पानी के उसमें है, ये कंस्ट्रक्शन धूल मिट्टी हो रहा है वहाँ पर है। और अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, चाहे हाई शुगर की वजह से हो या कैंसर का पेशेंट हो या डायलिसिस का पेशेंट हो, उनमें ये जल्दी अटैक करता है।
और स्टेरॉयड किसी किसी क्रिटिकल पेशेंट में 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन हाई डोज में देना पड़ता है। उस समय इम्यूनिटी कमज़ोर होती तब ये अटैक करता है। पर इससे एकदम भयभीत होकर स्टेरॉयड बंद करेंगे तो मृत्यु दर ज़्यादा होगी। 1.5 साल में पहली बार ये बाहर आया है। बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि मतलब हर आदमी स्टेरॉयड डर के बंद कर दे, ये इसका उपाय नहीं है। उचित डॉक्टर जो है मेडिकल कॉलेज के हैं या एमडी हो जाना चाहिए सर, और जहां ऑक्सीजन फॉल है वहीं पे स्टेरॉयड लगाया जाए। ऑक्सीजन के बोतल आईसीयू में चेंज किए जाएं, जिसमें सामान्य पानी न डाल के मिनरल वाटर या आरओ वाटर डाला जाए, क्योंकि वो भी एक सोर्स हो सकता है। एसी के पोर्ट साफ हों, वेंटिलेटर एक से दूसरे में आता है, उसका थोड़ा सा सैनिटाइजेशन हो। पेशेंट अपने मुंह नाक की सफाई अच्छे से रखे। जब आप कोरोना के लिए आते हैं तो सलाइन गार्गल करें या कुछ ऐसे बीटाडीन के गार्गल करें कि मुंह नाक का हाइजीन अच्छा रहे। ब्लैक फंगस 3-4 तरह का है। पहला तो राइनो म्यूकर है जो नाक से जाता है, राइनोमाइकोसिस जो है नाक से जाता है। इसमें डायबिटीज़ के दूसरे पेशेंट में भी नाक का हिस्सा काला होता है और यहीं से सोर्स आता है, ये नाक की जड़ और आँख तक जाता है। दूसरा पल्मोनरी होता है जो फेफड़े में जाता है। इसमें खांसी आती है, बुखार आता है, एक तरफ चेहरे में दर्द होता है, बुखार ठीक नहीं होता, रह रह के खांसी आती है और कभी कभी आँख में लालिमा आ जाती है। और उसके डायग्नोसिस में या तो ईएनटी या आई के डॉक्टर उसको इंटरनल इंस्ट्रूमेंट से देख पाते हैं, क्योंकि नाक के जड़ में रहता है, ऊपर से दिखता नहीं है। और अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस इसी से होता है, एक तरफ चेहरे पे सूजन आ गई, बुखार ठीक नहीं हो रहा, खांसी है, आँख से धुंधलापन दिख रहा है, किसी किसी को विजन में तकलीफ आ रही है या जोर का हेडेक हो रहा है। मैंने एक केस यहाँ देखा जिसको जोर से हेडेक हो रहा था और बार बार वो न्यूरोलॉजिस्ट और यहाँ वहाँ जा रहे थे। टेस्ट करने के बाद ईएनटी वाले ने उनका एमआरआई कराया, डायग्नोसिस बन गई, लेकिन तब तक लेट हो चुका था, तब तक वो ब्रेन के अंदर चला गया था। तो आँख का नुकसान हो सकता है, आँख में अंदर जा सकता है। तो इसलिए रूटीन में जब हमारा पेशेंट ऑक्सीजन 95-96 मेंटेन करने लगे तो सब डॉक्टर को संदेश है कि स्टेरॉयड का डोज कम करें। डिस्चार्ज के बाद उनको काउंसिल करें कि आपको हम बहुत कम डोज में दे रहे हैं, जिसको समय के साथ स्टेप लेटर बोलते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी जिसको बोलते हैं, उतरना है। इस समय हाई डोज देके 16 मिलीग्राम 32 मिलीग्राम कर रहे हैं अगर, तो फिर शुगर को मॉनिटर करें, शुगर को मॉनिटर। बहुत ही अच्छी जानकारी दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये जो एक्सपर्ट व्यू की जो सीरीज चल रही है लोकसभा टीवी पर, हमारी कोशिश हो रही है कि डॉक्टर जो आपको बता रहे हैं अपने जो उनके पास जो अनुभव है, तो कोशिश रहनी चाहिए आपकी भी कि आप इन पॉइंट्स को, इन बातों को जरा गौर करें। और परिवार में अगर कोई सदस्य इस तरह से आपको संक्रमित या ऐसे लक्षण वाले मिलते हैं तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है हमें कि डॉक्टर अभिजीत रायजादा ने जो हमें समय दिया है वो आपके बेहद काम आएगा। थैंक यू सर। मैं फिर से मीडिया के सभी पक्षों को धन्यवाद देता हूं कि इस संकट की घड़ी में एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग, जितने भी हमारे डॉक्टर बंधु के पैरामेडिकल स्टाफ कंधे से कंधा मिलाए हैं। और हमें मालूम है कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो फिर भी हम बोलेंगे कि मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन का जल्दी से जल्दी उपयोग करें ताकि इस संकट में आप घिरे नहीं। धन्यवाद। तो कैमरामैन जय गोले के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।